अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मुदस्सर हबीब जामी। तो वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दूं कि आज का जो लाइव सेशन है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बहुत सी नई बातें जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुदस्सर हबीब जामी साहब आपको वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम थैंक सर। यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने जो है वो टाइम दिया ताकि हम जो है आपसे इस लाइव सेशन के थ्रू हम और हमारी ऑडियंस जो है वो कुछ ना कुछ सीख सके। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो करवाएं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जो है वो जान सके। जी सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुदस्सर रहमान कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे लिए ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ ऑनलाइन सेशन के अंदर मौजूद हूँ कि जो खुद बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक आईटी के अंदर बहुत बड़ा नाम है। मैं ऑडियंस के लिए सिर्फ इतना अपना तारुफ करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम मुदस्सर हबीब जामी है और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एड ऑफिसर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा डेवलपमेंट सेक्टर का 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स, एक हमारा पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में अपना ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी हकूक़ हैं और जो भी वायलेशंस होती हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करता है। मैं उसके साथ तो अटैच नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हर आदमी को एक अच्छा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी होना ज़रूरी है। मेरी फील्ड के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है और इस सेक्टर्स के अंदर मैं काम करता हूँ। डेवलपमेंट सेक्टर में 10 साल का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ मैं अपनी निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में कॉलेज के ही दिनों से मेरा राइटिंग के हवाले से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं पोइट्री की तरफ मेरा झुकाव हुआ और मैं शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर भी रह चुका हूँ। और 15 साल हो गए हैं मुझे शायरी करते हुए। डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैं सीख रहा हूँ क्योंकि इंसान आखिरी लम्हे तक सीखता रहता है। क्वालिफिकेशन के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा कि मैंने आर्ट्स साइंस के साथ मैट्रिक किया, मैंने इंटरमीडिएट आर्ट्स में किया, मैंने बैचलर ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन किया और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में पाकिस्तान अपना पंजाब सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम, थोड़ा सा काइंडली लाउड। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं अपना मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर मैट्रिक के अंदर साइंस के साथ मैट्रिक किया और मैंने बैचलर ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन किया। इंटरमीडिएट में भी मेरा आर्ट्स थी और इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने मास्टर किया है सरगोदा यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज के दिनों में ही मैं ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर बीइंग एज अ शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर रहा। और अदबी हवाले से ये है कि मैं बज़्म हयात जो है अदबी तंजीम है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है उसका मैं सदर भी रह चुका हूँ। और राइटिंग में मैं उर्दू में गज़ल और नज़म कहता हूँ। लेकिन ये मेरी एक्टिविटी के साथ मेरा पैशन जो है वो मेरा पैशन डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एज अ सोशल वर्कर है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक समाजी कारकुन हूँ और मैं अपने इस दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके लिए मदद तो अल्लाह करता है लेकिन इंसान वसीला बनता है। मैं अपने लोगों की मदद करने के अंदर ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, तो मैं तमाम तारुफ़ों से बेहतर अपना तारुफ एक समाजी कारकुन के तौर पे बेहतर समझता हूँ कि मैं एक अच्छा समाजी कारकुन बनने की कोशिश में हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो आपने डिटेल से बताया अपना इंट्रोडक्शन, और यकीनन बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे पॉइंट हमें मिल गए हैं कि जिन पर हम बात कर सकते हैं अभी। तो आपने आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज मिस की जिसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल भी है। तो आप काइंडली उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दें ताकि जो ऑडियंस को नहीं पता वो भी जान ले, नेम भी सही उसको बता दीजिएगा और उसपे क्या है वो भी बता दीजिए। जी जी। मैं चूँकि राइटिंग स्किल्स के हवाले से मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ और अपना गज़ल और नज़्म कहता हूँ। तो मुझे ये भी बताने में यहाँ बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि मैं यूट्यूब और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर था। और मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन जो है वो मुदस्सिर रहमान हैं। इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप
अशार कहते हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये एक स्किल है, एक आर्ट है। आप इस आर्ट को एक कमरे में बंद करके दीवारों को सुनाने के बजाय आप लोगों को सुनाएं। और मुझे ये मोटिवेशन जो है वो मुदस्सर रहमान साहब से मिली कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल रन करूं। और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है। तो उसके अंदर मैं हफ्ते में एक आधी अपनी गज़ल की वीडियोस वगैरह डाल देता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पर लोग जो फीडबैक्स देते हैं, लोग सुनते हैं, क्योंकि एक राइटर उस वक्त तक मुकम्मल राइटर नहीं है, या वो उस वक्त तक अपने आप को जांच नहीं सकता किसी पैमाने पे, जब तक वो अपना लिखा अपनी आवाम, अपने ऑडियंस, अपने सुनने वालों को नहीं सुनाता। और आवाम फैसला करती है कि उसका शेर कैसा है, उसकी तख्लीक, उसकी आर्ट, उसकी हिडन एबिलिटीज क्या हैं। तो हम आवाम के बगैर कुछ नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक अवामी आदमी हूँ, सोशल हूँ, लोगों में उठता हूँ, बैठता हूँ। और ये तमाम क्रेडिट जो है वो मुदस्सर रहमान साहब को जाता है। और मेरा यूट्यूब का जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं, या जो मेरी शायरी को देखना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब पे चैनल है मुदस्सर हबीब जामी के नाम से, MUDASSAR, HABIB हबीब JAMI जामी। आप मुझे गूगल भी कर सकते हैं, मैं गूगल पर भी मिलता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुदस्सर हबीब जामी के नाम से हूँ, फेसबुक पर भी मुदस्सर हबीब जामी के नाम से हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि आपने बात की कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अपने अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और यकीनन आपकी वीडियो के जब एनालिटिक्स हमने देखा तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के और कंट्रीज, स्पेशली इंडिया में और जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वहां पे भी आपको सुना जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से जो है वो हमें अपने काम को करना चाहिए कि जो न सिर्फ एक लिमिट तक हो बल्कि उस लिमिट से बाहर जितने भी लोग हैं वो भी उस चीज से बेनिफिट ले रहे हो। तो आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है और इसके मनाने का मकसद क्या है, या इसके बैकग्राउंड क्या है? इस पर काइंडली आप थोड़ी सी बात कीजिएगा। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया मुदस्सर आपने, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर आज के दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूमन राइट्स बेसिकली इंसानी हकूक हैं, इंसानी हकूक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग इसकी डेफिनेशन, इसके सही मानों को, या इस ह्यूमन राइट्स के वर्ड को सही इस्तेमाल नहीं करते। बेसिक ह्यूमन राइट्स ये नहीं है कि मुझे हकूक नहीं मिल रहे और मैं किसी से डिमांड करूं कि आप मुझे मेरे हकूक नहीं दे रहे। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स हकूक और फ़राइज़ के दरमियान की एक कशमकश है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे हकूक दिए जाएं तो उसके बदले में मुझ पर कुछ फ़राइज़ भी हैं। अगर हर इंसान दूसरों के फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देगा तो तमाम लोगों के हकूक पूरे होना शुरू हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों से शिकायत रहती है, या मैं अपने सेक्टर के अंदर जब जाता हूँ तो मुझे सुनने को ये बात मिलती है कि हमारे मुआशरे के अंदर औरत को निगलेक्ट किया जाता है, औरत को उसके हकूक दिए नहीं जाते। दुनिया में अगर आप देखें तो इन मर्द और औरत सब बराबर हैं। सबसे पहले इस फर्क को समझने की जरूरत है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ मर्द को जिस्मानी तौर पे ताकतवर बनाकर औरत के का मुहाफिज बनाया है, औरत का हाकिम नहीं बनाया। हम्म। मर्द औरत के ऊपर हाकमियत नहीं करता, मर्द औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक एक खातून है, अगर वो घर से निकलती है, गली में एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ पर जाना है, तो वो एक 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़ कर जाकर सिक्योर फ़ील करती है, जबकि अकेले इनसिक्योर फ़ील करती है। जबकि वो 5 साल का बच्चा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम्म। बल्कि उस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस खातून को, वो खातून उसको सेव कर सकती है। लेकिन वो एक 5 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक इफेक्ट होता है बंदे की लाइफ के अंदर। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं। ये यूएन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। हर साल दुनिया के अंदर इस दिन के मनाने का जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम अपने हकूक को समझें, अपने हकूक जो हमने लोगों के तलफ किए हुए हैं, या हम उनके हकूक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उनको वो हकूक देना शुरू करें। हम कभी भी मुकम्मल हकूक किसी के अदा नहीं कर सकते, हम फ़राइज़ भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ है, मिसाल के तौर पे
अगर आप आज से ये फैसला कर लें कि मैंने अपने पड़ोसियों के जो हकूक हैं वो अदा करने हैं, तो आप फिर उससे अगले स्टेप में अपने पूरी गली के हकूक अदा करना शुरू करेंगे। फिर आप अपनी कम्युनिटी के हकूक अदा करना शुरू करेंगे। फिर आप एक ग्रोह के, फिर उसके बाद आप एक मुआशरे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने तमाम हकूक आइडेंटिफाई कर दिए। दुनिया में मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अकलियतों को भी उनके हकूक फराम किए। इसकी मुजस्सम मिसाल हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो पूरी आलम के लिए रहमत लिल आलमीन है। जो वो सिर्फ जानदारों के लिए नहीं है, जानदार और बेजान तमाम, वो सबके लिए रहमत लिल आलमीन है। उनका उसवा हसना हमारे लिए सिरातुल मुस्तकीम है। अगर हम अपनी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ही अपने सामने रख लें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स का पहलू नहीं, तमाम पहलू कवर हो जाते हैं, क्योंकि हजूर की ज़ात हमारे लिए एक बहुत ही मुबारक ज़ात है और एक अमली नमूना है। मैं सिर्फ इस ह्यूमन राइट में एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि दुनिया में अगर आप अपने मुआशरे में देख लें, आस-पास अपने घरों में देख लें, मर्द औरत के हकूक वायलेट नहीं करता, औरत औरत का हकूक वायलेट करती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि एक माँ जब चूल्हे पर बैठती है तो वो सबसे पहले खाना बेटे को देती है, बेटी को नहीं देती। वही औरत बेटे की प्लेट में 2 बोटियां डालेगी और बेटी को कहेगी कि इनको खिलाकर उसके बाद बर्तन धो के एंड पे खातून की बारी आती है। तो औरत औरत का रूल वायलेट कर, हकूक वायलेट कर रही है। अगर हम इसी चीज से शुरू कर लें कि हमने मर्द और औरत को बराबर वैल्यू देनी है तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस दिन के मनाने का इन शॉर्ट लास्ट मकसद ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या आपकी कम्युनिटी में किसी भी जगह अगर हकूक वायलेट हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, चाहे वो मर्दों के साथ हो रही है, चाहे वो खवातीन के साथ हो रही है, चाहे वो बच्चों के साथ हो रही है, मैं बीइंग एक डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे इन तमाम चीज़ों की मजम्मत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वायलेशन वायलेशन है, चाहे वो मर्द के साथ हो रही है, चाहे वो औरत के साथ हो रही है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, चाहे वो रेपिस्ट के वारदात हो रही है। वो सबसे बड़ी इसके अंदर एलिमेंट ये है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं पैदा करते अपने अंदर। दुनिया में वही शख्स अच्छा बोल सकता है जो अच्छा सुनने की आदत रखता है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है और हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम किसी को 10 मिनट भी सुन सकें। बिल्कुल ऐसे ही है और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा आपने आपका 10 साल का जो है डेवलपमेंट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, तो ये क्या एक्टिविटीज़ आपकी रही और ये डेवलपमेंट सेक्टर में क्या चीज़ें जो है वो आ जाती हैं? एक ऐसा शख्स जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो जानना चाहेगा, काइंडली इसको आप थोड़ा-सा बता दें कि इसमें कैसी एक्टिविटीज़ रहीं और ये है क्या डेवलपमेंट सेक्टर और इसमें क्या मतलब होता है? एक्चुअली डेवलपमेंट सेक्टर को आप एनजीओ सेक्टर भी कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ होती हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। हमेशा इंसान कामयाब तब होता है, तरक्की तब हासिल करता है या वो एक्सपर्टीज किसी भी चीज़ में तब ले सकता है कि जब वो ग्राउंड से ऊपर आता है। यहाँ पर पाकिस्तानी कौम नहीं, बहुत से लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट से आप किसी एक बड़ी जगह पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस बड़ी जगह पर आप ज्यादा देर स्टिल रुक नहीं सकते हैं। हमेशा क्या आ जाता है कि नंबर 1 आना बड़ी बात नहीं है, नंबर 1 पे टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। जो बंदा ग्राउंड रियलिटी से ऊपर आता है उसको ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं, उसने फील्ड में काम किया होता है, ग्राउंड में काम किया होता है, वो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी तैयार होकर जब ऊपर आता है तो वो नीचे बेस से जब ऊपर आता है तो उसको एक एक पॉइंट्स का पता होता है। डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉलेंटियरिज्म है। वॉलेंटियर इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, वॉलेंटियर इज द पावर ऑफ द सोसाइटी। कोई भी मुआशरा वॉलेंटियर्स के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और वॉलेंटियर्स एक ऐसा पैशन है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। एक 65 साल का शख्स भी वॉलेंटियर होता है, एक 10 साल का बच्चा भी वॉलेंटियर होता है। वॉलेंटियर मीन कि आप रजाकाराना तौर पे अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी मुफाद के अपनी कम्युनिटी, अपने मुआशरे के लिए, इस दुनिया के लिए काम करें। मुझे फ़ख्र है कि मैंने आज से 10 साल पहले अपना कैरियर एज ए वॉलेंटियर शुरू किया था। मैंने 4 साल नॉट पेएबल वॉलेंटियरिज्म किया है, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी माली मुआवनत के। मैंने कम्युनिटी के लिए अंदर काम किया और मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से अपने वॉलेंटियरिज्म का आगाज किया।
मैंने सैलाब में लोगों की मदद की। मुझे प्राउड है कि मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट है, जिसे अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान कहा जाता है। अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान ने मुझे ना सिर्फ वॉलंटियरिज्म के अंदर रहते हुए बहुत सारी स्किल्स दी, मुझे पॉलिश किया, मुझे बनाया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो हिलाल अहमर पाकिस्तान की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर मैं आपके सवाल को ज़रा थोड़ा वक़्त की कमी की वज़ह से मैं थोड़ा उसको क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। आपके पास 1 घंटा है, 15 मिनट हैं, 2 घंटे हैं। आप अपनी डेली रूटीन के अंदर किसी चौक और चौराहे पे खड़े होने से बेहतर है, फ़ुज़ूल कोई एक्टिविटी करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़ात के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए 1 घंटा ही सही, आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करें, यानी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए काम करें। आप और कुछ ना करें। आप अगर ट्यूशन एजुकेशनलिस्ट हैं तो आप अपने घर में ना सही या किसी को 1 घंटा ट्यूशन पढ़ा दें। आपकी अगर अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो आप अपनी स्किल्स के लिए 1 घंटे के लिए वॉलंटियर कर दें। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप 1 घंटे के लिए अपने आप को आम मरीज़ों के लिए वॉलंटियर कर दें। अगर आप एक अच्छे पोएट या राइटर हैं, तो आप अपनी उस स्किल्स को वॉलंटियर कर दें। ऐसी चीज़ कोलेक्टिवली करना जिसमें मुआशरे के कुछ अफराद की ज़िंदगी बेहतर और अहसन हो सके, आपको वो करना वॉलंटियरिज़्म कहलाता है। तो अगर इस सेक्टर के अंदर कुछ लोग आना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपके ऊपर किसी इदारे का टैग होना ज़रूरी नहीं है। हमेशा वॉलंटियरिज्म के लिए किसी इदारे के साथ एसोसिएट होना ज़रूरी नहीं है। वॉलंटियरिज्म ये भी है कि आप अपनी गली लेवल के ऊपर कोई भी डेवलपमेंटिंग काम करते हैं। आपके आस-पास अगर पार्क मौजूद हैं, आपके आस-पास ग्रासी लॉन्स मौजूद हैं, तो आप कम से कम उस पर नज़र रख लें कि उसको उसको कोई ख़राब ना करे। आप अपने ही वसाइल के अंदर रहते हुए अपनी गली मोहल्ले के लोगों के लिए कुछ बेहतर काम कर लें। ये वॉलंटियरिज्म है। और अगर आप किसी इदारे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर आपकी पर्सनल और हिडन एबिलिटीज़ के मुताबिक आपको पॉलिश करेगा, आपको एक रास्ता देगा, आपको एक वे देगा। आप उस वे पर चलते हुए अपनी अपने कम्युनिटी के लिए एक बड़े दायरे में जाकर काम कर सकते हैं। गली मोहल्ले से निकलकर आप डिविज़नल लेवल पर काम कर सकते हैं। फिर आप जाके पंजाब लेवल पे प्रोविंस लेवल पे काम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। मैं ऐसे वॉलंटियर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने अपना कैरियर एक छोटी-सी गली से स्टार्ट किया, जो चंद चार्ट्स लेकर, कुछ मार्कर लेकर शाम को रोड पर चले जाया करते थे, और वो बच्चे जो गुब्बारे बेचा करते थे, जो बच्चे गलियों के अंदर रोडों के ऊपर चीज़ें बेचा करते थे, वो उनका इंतज़ार करते थे कि वो कब बेच कर ये सब ख़त्म कर लेंगे, और वो फिर उनको बुला के अपने पास 1 घंटे के लिए उनको मार्कर्स और चार्ट्स दिया करते थे, और उनका जो दिल करता था वो उसके ऊपर स्केचेस बनाते थे, और उन बच्चों की चेहरे पर जो स्माइल आती थी, वो स्माइल मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल है। बिल्कुल, आपने तकरीबन आपकी हर बहुत अच्छे तरीके से आप तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएँ, किन-किन फ़ील्ड्स में आप काम कर रहे हैं, या कौन-सी फ़ील्ड्स आप जो है वो आपने अपनाई हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा बता दें, ताकि ये है कि हम आगे फिर इसको कंटिन्यू कर सकें। मैं 3 फ़ील्ड्स हैं मेरी। एक नंबर 1 कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन है, जिसके अंदर आप किसी भी लेवल के ऊपर कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाके कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करते हैं किसी एक ख़ास टॉपिक, किसी एक ख़ास एजेंडे के तौर पर। वो एजेंडा आपका एजुकेशन भी हो सकता है, वो आपका पॉवर्टी भी हो सकता है, वो आपका ह्यूमन राइट्स भी हो सकता है, वो आपका डिज़ास्टर अवेयरनेस भी हो सकता है, वो आपका फर्स्ट एड से रिलेटेड भी हो सकता है। तो कम्युनिटी को जाकर मोबिलाइज़ करना और उनकी फ़ायदे के लिए कम्युनिटी को बताना कि वो अपने ही काम, अपने ही वसाइल में रहते हुए कैसे सरअंजाम दे सकते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन कहलाता है। इसके अंदर अवेयरनेस भी होती है, मिटिगेशन भी होती है, प्रिपरेशन भी होती है, और हैज़र्ड से निपटने की टेक्निक्स भी होती हैं। लाइक अगर मैं डिज़ास्टर की बात करता हूँ, तो उसके अंदर अगर सैलाब आ जाता है, तो सैलाब में वाटर इज़ अ हैज़र्ड, हैज़र्ड है, वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसके लिए आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने इलाकों को के बंध्स को महफूज कर लें। अगर अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद जो आप वहाँ पर काम करते हैं, कोई भी ऐसा बड़ा मेजर इंसिडेंट जिसके अंदर आपकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाए और वर्नरेबिलिटी बढ़ जाए, डिज़ास्टर कहलाता है।
और डिजास्टर मैनेजमेंट ये है कि उस डिजास्टर को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हर साल नहीं तो 2-3 साल बाद सैलाब जरूर आता है और वो बड़े पैमाने पे तबाही मचाता है और उससे हमारी बहुत सारी कम्युनिटी इफेक्ट होती है। हमारी गवर्नमेंट लेवल पे एनडीएमए और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत से अच्छे इकदाम किए हैं जिससे अभी सैलाब के जो मुमकिन नुकसान हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो दरियाई इलाके में लोग हैं वो मुतासिर होते हैं, उनको जाके अवेयर करना अपने लेवल पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहलाता है। मेरी दूसरी फील्ड के अंदर आ जाता है आपका अपने उसको क्या कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक ऐसी टेक्निक है जिसको सीखना हर शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी किसी की जान बचाते हैं तो आपको इतना अवेयर और स्किल्ड ज़रूर होना चाहिए कि आप जिसकी जान बचा रहे हैं, आप जान उसकी अल्लाह बचाता है, इंसान वसीला बनता है, लेकिन जब आप उसकी जान बचाते हैं तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, हम एक तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट के अंदर आते हैं, हम हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दुनिया में 3 किस्म के रिस्पॉन्डर्स होते हैं, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एक सेकंड रिस्पॉन्डर, एक थर्ड रिस्पॉन्डर। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होता है जो बहुत कम वक्त में हादसे पर पहुंच जाता है या हादसा अपनी आंखों के सामने देखता है। अगर आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्किल्ड है तो वो आपके सेकंड रिस्पॉन्डर को इन्फॉर्म करता है जो दुनिया की कोई भी एम्बुलेंस सर्विस हो सकती है, और वो उसको पिक करके थर्ड रिस्पॉन्डर के पास ले जाती है जो कि डॉक्टर या हॉस्पिटल होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके हम थर्ड रिस्पॉन्डर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि डॉक्टर्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर को इतनी अहमियत, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जबकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी हादसे के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि वो उस वक्त मौजूद होता है वहाँ पर। अगर आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी फर्स्ट एडर या मुनासिब सीखा हुआ शख्स जिसको कहते हैं, अगर वो अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए स्किल्ड बेस सामने वाले शख्स को 10 से 15 मिनट के लिए एम्बुलेंस के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा लेता है, तो किसी की जान बचाना बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अवेयरनेस ज़्यादा करें, लोगों को ये बताएं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता कौन है और फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस क्या है। पाकिस्तान में 97.6% लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के बारे में ही नहीं जानते। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है पाकिस्तान के अंदर हादसात को कम करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उसके बाद मेरी जो फील्ड्स के अंदर आ जाता है, मेरी फील्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स है, और ह्यूमन राइट्स में अपने स्टार्ट में ही बहुत इसको डिटेलली मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, फर्स्ट एड की जैसे कि आपने बात की और आपने हिलाल अहमद की बात की, तो आप ट्रेनिंग सेशन करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ, और वो किन किन इदारों में ट्रेनिंग सेशन है, और आप कितने ट्रेनिंग सेशन अंदाजन करवा चुके हैं, और उन ट्रेनिंग सेशन में किन चीजों को आप बेसिक जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, इनके बारे में काइंडली पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन का फर्स्ट एड डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर को की इम्पोर्टेंस के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से। मैं डिस्ट्रिक्ट जंग में बीइंग एज अ फर्स्ट एड ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ पिछले 5 सालों से। मैं अभी तक जिला जंग के अंदर 14,000 के करीब लोगों को फर्स्ट एड की स्किल्स दे चुका हूँ और फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार कर चुका हूँ। ये इसके अंदर हमने ट्रांसजेंडर्स को भी ट्रेनिंग करवाई है, हमने जेलों में जाके प्रिजनर्स को भी ट्रेनिंग करवाई है, हमने इसके अंदर सिख कम्युनिटी को ट्रेन किया है, हमने हिंदू कम्युनिटी को ट्रेन किया है, हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ट्रेन किया है। बिकॉज हम सबसे पहले इंसान हैं। हम एक फर्स्ट एडर को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं सामने जिसकी मदद कर रहा हूँ वो गोरा है, काला है, आला नस्ब का है या अदना नस्ब का है, या वो सामने वाला क्या जात या पात क्या है। हम हमारे नबी ने भी हमें इंसानियत का दर्द दिया है, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी आदमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो हम भी इसी के तहत तमाम तबकात के लोगों को स्किल्ड देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर हम 1 महीने में 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को भी तरबियत फराम करते हैं। 5 ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, और पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन का जो मॉड्यूल है, जो करिकुलम है, जो वो फर्स्ट एड का करिकुलम इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो ग्लोबल फर्स्ट एड रेफरेंस सेंटर का है। यानी कि एक फॉरेन कंट्री में बैठने वाला शख्स जो फर्स्ट एड पढ़ रहा है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर भी वही शख्स, वही बच्चा बैठ के वही करिकुलम और मॉड्यूल पढ़ रहा है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 2 डेज का होता है और 1 दिन का ड्यूरेशन 5 आवर्स का है। टोटल कोर्स 10 आवर्स का होता है, और इसके अंदर हम लोगों को फेंटिंग, हम इन लोगों को शॉक, बर्न,
हम इन लोगों को वुंड्स एंड ब्लीडिंग, फ्रैक्चर, इंटरनल, एक्सटर्नल, DRABC पढ़ाते हैं, असेसमेंट टूल्स पढ़ाते हैं, स्नेक बाइट पढ़ाते हैं, डॉग बाइट पढ़ाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है। हम पाकिस्तान में रोड के हादसात के अंदर सबसे पहले आधे से ज़्यादा नुकसान उस शख्स का उस वक्त कर लेते हैं जब हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते हैं। एक शख्स की अगर हड्डी टूट गई है तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे उसको उठा के किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही हम उस शख्स का नुकसान कर बैठते हैं। ब्लीडिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लीडिंग के केसेस के अंदर ब्लीडिंग को रोकना सिखाया जाता है, बैंडेजेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। 80% जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल बेस है, 20% जो है वो नॉलेज और स्किल बेस है। और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का जो मॉड्यूल है, हम सामने वाले शख्स को ये कहते हैं कि आप 24 घंटे अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रख सकते, हादसा किसी भी वक्त कहीं पर हो सकता है। तो जो भी हम ट्रेनिंग फराहम करते हैं बच्चों को, हम उनको अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सिखाते हैं कि उनके आसपास जो रिसोर्सेज हैं उनको वो फर्स्ट एड के अंदर किस टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो आप मुझे अपनी लाइफ अचीवमेंट के बारे में बताएं, आपको जो अवार्ड मिले हैं वो कौन सा, आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला और किस वजह से आपको जो है वो अवार्ड मिला? मैं इस पर अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आई एम 33 ईयर ओल्ड, और मुझे अल्लाह ने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत और बहुत नाम दिया। मैं इस पर उसका जितना शुक्रिया अदा करता हूँ कम है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में आने का अपना हक जो है वो 1% ही सही अदा ज़रूर कर दूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान वही तरक्की कर सकता है जो हर लम्हा सीख रहा होता है, और सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं कामयाबियों की बात करूँ तो अल्लाह ने मुझे जो कामयाबियाँ दी उनके अंदर मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस चीज़ पर प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे प्राउड इस चीज़ पर है कि मैं ज़िला पंजाब के एक छोटे से ज़िले जंग से बिलोंग करता हूँ। एक ऐसा ज़िला जो बहुत ही महरूमियों का शिकार रहा, जिस जो जो बहुत तूल और अर्ज़ में और बहुत बड़ा था, जिसकी सरहदें जाकर मुल्तान भी इसके अंदर शामिल था, आपका सरगोदा तक यहाँ था, और इसको इतना महरूमी का शिकार किया गया कि ये एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रह गया। लेकिन फिर भी मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग अ डेवलपमेंट सेक्टर, बीइंग अ राइटर, मुझे प्राउड है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर का नाम झंग है, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े लोगों को पैदा किया है, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम है। शायरी की बात किया जाए तो उसके अंदर मजीद अमजद है। अगर आप अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो आबदा हुसैन जैसे लोग, फैसल साले हयात जैसे लोग, इन्होंने इतने बड़े-बड़े कर्नल आबिद जैसे लोगों को यहाँ से निकाला। आप साफत में चले जाएं, आप खेल में चले जाएं, प्राउड है मुझे कि शंगसार सुल्तानों की सरजमीन है, जिनमें हजरत सुल्तान बहू का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, सुल्तानुल आरिफीन जिनको कहा जाता है। उसमें से एक छोटे से शख्स ने अदब की दुनिया के अंदर रहते हुए 2013 के अंदर नासिर काज़मी अवार्ड हासिल किया अपनी अदबी खिदमात के अंदर। मुझे इस पर प्राउड है। मैं अदबी तंजीम आइडियल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझ जैसे छोटे से अदब के अदना से मशक तालिब इल्म को 2013 में मुनफरिद लबुल लहजे की बुनियाद पर नासिर काज़मी अवार्ड दिया। 2019 के अंदर मुझे राम रियाज अवार्ड दिया गया। मुझे अदब सराय इंटरनेशनल की तरफ से गोल्ड मेडल पेश किया गया। मुझे सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर एज अ बेहतरीन यंग एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर मुझे वहाँ पर अवार्ड दिया गया। मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन का, इंदाल अमर का, कि जिन्होंने मुझे 2017 के अंदर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एड ट्रेनर का अवार्ड दिया। मेरे ख्याल में मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मेरे शहर के लोगों की मोहब्बत है, ये मेरे मुल्क के लोगों की मोहब्बत है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने जीने के अंदर रहते हुए ज़िंदगी के अंदर छोटा सा कोई हक अदा करूँ, अपने शहर से मोहब्बत कर सकूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकूँ। बहुत खूब, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपके अचीवमेंट सुनते हुए। तो जैसे कि आपने अवार्ड्स की बात की, तो अभी हम बात करते हैं पोएट्री पर। तो मुझे आप बताएं, आप कब से पोएट्री कर रहे हैं और आपकी जो, आप क्या मतलब गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, क्या आप लिखते हैं? और जो आपके सबसे फेवरेट है, चाहे वो गज़ल है, शेर है, नज़्म है, मैं वो चाहूँगा कि आप वो हमें यहाँ लाइव सुनाएँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जंग से और जंगत में अदब में मजीद अमजद जैसा बहुत बड़ा नाम, जिसने नज़्म की दुनिया में बहुत नाम पैदा किया,
जंग में आप देखें तो उर्दू साइंस बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर रह चुके हैं। रिसेंटली अभी अपना सेक्रेटरी फैसलाबाद बोर्ड जो है वो सलीम तकी शाह साहब हैं। अगर जंग सफदर सलीम सियाल की सरजमीन है, गज़ल का एक बहुत बड़ा नाम। मौजूदा दौर के अंदर हयात शुरा की बात की जाए तो मैं अगर कहूँ कि जंग का मोहसिन न्याज़ अली मोहसिन मिर्गियाना है तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर न्याज़ अली मोहसिन मिर्गियाना डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता होने के साथ साथ इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर रहते हुए शायरी को भी वक्त दे रहे हैं और अब तक 20 किताबें लिख चुके हैं। पंजाबी का एक बहुत बड़ा नाम, कॉलमिस्ट हैं, नसर निगार हैं। आपका बहुत काम है अदब के अंदर। जदीद नज़म की बात की जाए तो आमिर अब्दुल्ला है, छोटी बहर के गज़ल की बात की जाए तो इसके अंदर आसिम इजाज़ हैं, नौजवान शुरा में बात की जाए तो राकिब मुख्तार हैं। बहुत अच्छे अच्छे शुरा पैदा किए हैं। उनमें मेरे जैसा एक छोटा सा शख्स आपको कुछ सुनाने की क्या जिसारत कर सकता है। मैं 2-4 शेर ही सुनाऊँगा आपको। मैं प्राउड फ़ील करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इन 2-4 शेरों की वज़ह से बहुत इज़्ज़त दी, पहचान दी। किसी ने कहा था कि अगर आपकी तमाम शायरी के अंदर किसी शख्स को अगर आपका एक शेर भी याद हो जाता है तो समझ लें कि आपने हक अदा कर दिया है। जंग से मोहब्बत करता हूँ तो ये शहर मोहब्बत है, तुम्हें याद रहेगा। ये शहर मोहब्बत है, तुम्हें याद रहेगा। आबाद मेरा झंग है, आबाद रहेगा। मैं दौरे गुलामी से निकल लाया हूँ जामी, हर फर्द मेरे शहर का आज़ाद रहेगा। जहाँ जहाँ से कुछ याद आता है मैं सुनाता हूँ आपको कि ख़िज़ां पत्ते गिराए तो मुझे तुम याद कर लेना, गुलों का दिल दुखाए तो मुझे तुम याद कर लेना। मेरी गुजरात की सस्सी तुझे मुल्तान जाना है, कभी जो झंग आए तो मुझे तुम याद कर लेना। कभी आमों के मौसम में वहाँ पेड़ों की शाखों पर परिंदा चहचहाए तो मुझे तुम याद कर लेना। तुम्हारे शहर में जामी खामोशी ही खामोशी है, कभी आहट जो आए तो मुझे तुम याद कर लेना। ख़िज़ां क्या पत्ते बात है, गिराए क्या तो बात। मुझे तुम याद कर लेना। नज़्म भी कहता हूँ लेकिन इस वक्त चूँकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ तो मैं जिस मोबाइल पर आपसे कर रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में है। मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ उसके बाद मुश्किल बहुत था फैसला ऐसा नहीं किया, मुश्किल बहुत था फैसला ऐसा नहीं किया, घर छोड़ने का मैंने इरादा नहीं किया, थामा किसी का हाथ तो छोड़ा नहीं कभी, थामा किसी का हाथ तो छोड़ा नहीं कभी, बदले में इसके कोई तकाजा नहीं किया, बुझने लगा चिराग तो खिड़की में रख दिया, बुझने लगा चिराग तो खिड़की में रख दिया, मैंने हवा के चलने पे शिकवा नहीं किया, कंदम उठा ली गांव से सारी किसान की, मिल मालकों ने आटा क्यों सस्ता नहीं किया, जामी को भूखे पेट ही रहना कबूल था, मजमा लगा के उसने तमाशा नहीं किया, मुश्किल बहुत था फैसला ऐसा नहीं किया, घर छोड़ने का मैंने इरादा नहीं किया, सफ़र में साथ रहने की यही तदबीर रखी है, कफस में कैद करके पाँव में जंजीर रखी है, मैं ख्वाबों का मुसाफिर था, मेरी दुनिया अधूरी थी, उठा के किसने आँखों में मेरे ताबीर रखी है। और शेर देखिएगा मुदस्सर भाई कि दरीचा जब भी खुलता है उदासी लौट आती है, दरीचा जब भी खुलता है उदासी लौट आती है, सजा के किसने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, विरासत मुंतकिल करते हुए ये बाप ने बोला, विरासत मुंतकिल करते हुए ये बाप ने बोला, तुम्हारे वास्ते संदूक में तहरीर रखी है, तुम्हारे वास्ते संदूक में तहरीर रखी है, बसारत लौट आती है मेरी बेनूर आंखों की, बसारत क्या लौट बात। आती है मेरी बेनूर आंखों की, निगाहे यार में उसने अजब तनवीर रखी है, सफ़र में साथ रहने की यही तदबीर रखी है,
कफस में कैद करके पाँव में जंजीर रखी है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जावेद साहब। आपका देखें, एक तो जो आपके अल्फाज हैं वो तो क्या ही बात है, लेकिन जो आपका अंदाज़े बयां है उसकी तो फिर क्या ही बात है। मैं ये समझता हूँ कि अल्फाज और अंदाज़े बयां अगर ये दोनों मैच हो जाएं और अगर ये दोनों चीजें कमाल की हो जाए तो मैं कहता हूँ कि शायर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। बाकी सर बहुत अच्छा आज का हमारा लाइव सेशन रहा और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी लाइव सेशन की खूबसूरती इसी चीज में देखी जाती है कि वो अपनी टाइम लिमिट से भी ज्यादा आगे चला जाए और पता भी ना लगे। और यकीनन जो हमारा आज का जो टारगेटेड टाइम था वो 25 मिनट्स था कि हमने अपने लाइव सेशन को 25 मिनट्स तक हमने कंप्लीट करना है, लेकिन 35 मिनट से भी प्लस टाइम हो चुका है और अभी तक जो है हमारे इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी पेंडिंग है कि जो हमने जामी साहब से पूछने हैं। लेकिन ये है कि चूंकि हम कोशिश करेंगे कि जामी साहब से हम दोबारा टाइम लें और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका हमें मिले ताकि, और अभी हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और लास्ट में मुदस्सर साहब मैं चाहता हूं कि आप कोई अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम हमारे देखने और सुनने वालों को दें ताकि उसी अच्छे मैसेज के साथ फिर अपने लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो इख्तिताम करें। बहुत शुक्रिया सर। मेरा पैगाम यही है कि जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, ये मत भूलें कि आप कौन हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं। हमें एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। जो लोग अपने अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करते हैं, वो सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट देते हैं, आजिज़ी अपने अंदर इख्तियार करते हैं। आप जितने भी बड़े मुकाम पर मर्जी चले जाएं, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि इंसान को इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि ये उसका ट्रायल है। ये एक ऐसी एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ पर उसको टेस्ट किया जा रहा है। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आगे है। खुदा ने वादा किया है कि तुम मेरी मखलूक पर एहसान करो, मेरी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करो। जिसका कोई नहीं है उसका अल्लाह है। हमेशा मजलूम जो होता है उसके साथ कोई ना हो खुदा ज़रूर होता है। जहाँ भी जाएं पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, अपने शहर की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका सब कुछ आपके मुल्क से है। मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैसेज देता हूँ कि आप अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए भले 1 घंटा सही, भले 5 मिनट सही वॉलंटियरिज्म करें, काम करें लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए। जितना सुकून लोगों की मदद और काम करने में आता है, इतना सुकून आपको दुनिया में किसी जगह नहीं मिलेगा। इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप वॉलंटियरिज्म को आम करें और अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद काम करें जो उनकी भलाई के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, और बहुत अच्छा मैसेज जो है वो आपने हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को दिया। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का भी जिन्होंने हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन किया। और आज यकीनन जो है बहुत सी नई बातें जो है वो हमें सीखने को मिली हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही गेस्ट जो है वो आप लोगों के साथ लेकर आए जिनसे हमें और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबी, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। जिंदाबाद।